सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द सोशल प्रॉब्लम्स, यानी एक ऐसा उद्यम, एक ऐसे तरीके के बिजनेस की बात हो रही है जो आपकी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, हेल्थ एंड सैनिटेशन की हो, क्वालिटी एजुकेशन की हो। ये सारी बातें जिस एंटरप्रेन्योर्स में आती हैं, जिस बिजनेस में आ जाती हैं, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट हो जाता है। ऐसे ही एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कृषि के क्षेत्र में या खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कैसे कैसे नए इनोवेशंस हो रहे होते हैं, नई नई आपकी मशीनें बन रही हैं जो कम लागत में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, तो ऐसे बिजनेसेस जो आपके हो गए वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये सोसाइटल पर्सपेक्टिव चल रहा है अभी। इसी में आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पर अभी विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए भी बिजनेस कैसे हो सकते हैं, वो ग्रुप में होकर के कैसे बिजनेस कर सकती हैं। गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी फंड करती है। गांव में भी ये ज़्यादातर चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, हैंडमेड जो कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की पार्ट हो गई। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, जब आपके पास बजट कम है, पूंजी कम है, और अब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग का है, सर्विस प्रोवाइड कराने का है, या किसी छोटी मोटे चीज़ों पर स्केल पर प्रोडक्शन करने का है, तो ऐसे बिजनेस आपके आ जाते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आते हैं आपके सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप। सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप में ये वो बिजनेस हैं या ये वो बिजनेस वाले पर्सन्स हैं जो बिजनेस का आइडिया सोचते हैं, वो स्विच करते रहते हैं। यानी कि अभी उन्होंने एक माइंड में एक सेटअप लिया कि ये एक बिजनेस हो सकता है, यहाँ से व्यापार किया जा सकता है, तो वो आइडिया लेते हैं, पर वो उसके ऑपरेशंस पे फोकस नहीं होते। यानी उन्होंने एक बिजनेस का आइडिया दिया, थोड़ा बहुत उसको डेवलप किया, देन लीव इट। यानी फिर वो उसके नीचे वो इतना बिजनेसफुल सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी है शहनाज हुसैन की, तो यहाँ पर उसकी स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताया कि वो कैसे 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और फिर वो अपने हस्बैंड के साथ में तेहरान गई। फिर वहाँ पर उन्होंने एक बहुत पूरी एक स्टोरी है, आप इसको डीपली थोड़ा पढ़ लेंगे। यहाँ पर कितनी उनकी फ्रेंचाइजी, यानी कि उनका एक डेवलपमेंट कैसा रहा। एक ऐसी लेडी जो अल्पसंख्यक समाज से आती है और वहां पर फिर वो अपने को किस तरीके से मेहनत कर और अपने आप को इम्प्रूवमेंट पर लेकर के आती है, और आज वो एक मिसाल है। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस यहाँ से समझा जा सकता है। यानी क्या क्या क्वालिटीज हैं, पेशेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका पॉजिटिव थिंकिंग है, और बहुत सारी चीजें एक इस स्टोरी से हमें चीजें समझ में आ सकती हैं। राजेश मरवा एंड जे.एस. मेहंदीपुर हैव गिवन अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शन की बात करते हैं कि क्या उनके फंक्शन है, क्या उनके काम है। ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, ये इसका एक पार्ट है कि आपकी जो संस्था है उसकी बिल्डिंग है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रबंधन कैसे होगा। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग भी उसका एक पार्ट है कि आपको बिजनेस में हाथ डालना है, उसमें अमाउंट आपको यूज करना है, तो उसमें आप कितने लेवल तक जा करके उसको रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि कई बार रिस्क ऐसा भी होता है कि वो आपको नेगेटिव अप्रोच की ओर ले जाता है। आपने अमाउंट फंसा दिया एक अच्छा खासा, आपने कैलकुलेट नहीं किया। हालांकि कहा यही जाता है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, यानी जो गणना कर लेता है कि अगर मैं इस नुकसान में भी जाता हूं तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो रिस्क टेकिंग भी इसका एक पार्ट है। और इनोवेशंस, आइडियाज, नए नए तरीके, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को नयापन दे सकते हैं, उसमें इनोवेशन ला सकते हैं। प्रमोशनल फंक्शन की बात करें तो आइडिया डिस्कवरी, वही इनोवेशन आ गया। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, किसी भी आइडिया के साथ में फिर उसके साथ डिटेल में जाकर के इन्वेस्टिगेट करना। असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स, फिर उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फाइनेंसिंग, आप कहाँ से उसको धन के रूप में सपोर्ट लेने वाले हैं, आप कहाँ से आपको ये सपोर्ट फाइनेंशियली मिलने वाला है, बैंक है या कोई अपना कोई बिजनेस, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस कंपनीज है जो आपको सपोर्ट करें। मैनेजरियल फंक्शंस, तो अगर हम मैनेजरियल फंक्शंस की बात करें तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, लीडरशिप है। तो मेन रोल यहाँ पर लीडरशिप का भी आ जाता है। कम्युनिकेशन है, सुपरविजन है, मोटिवेशन है। बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं और इनका मतलब आपको एक बार में पढ़ने से समझ में आ रहा है कि मोटिवेशन सपोर्ट हो गया, जैसे आपको मेंटली आपको स्ट्रांग रखे। सुपरविजन, बहुत ज़्यादा ध्यान देना ऊपर से कि भाई आपका सारा कंटेंट कैसे काम कर रहा है। कम्युनिकेशन, वार्तालाप, कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली चलता रहे। लीडरशिप क्वालिटी, स्टाफिंग क्वालिटीज, कैसा आपका स्टाफ है। कोऑर्डिनेशन रखना, कंट्रोल करना, नेगोशिएशन भी करना, क्योंकि कई बार सैलरी को लेकर के एम्प्लॉयज़ के साथ में नेगोशिएशन, या आपके मार्केट में प्रोडक्ट की जो सेल है
वो आप किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं, किसी स्टेट में वो आपका परसेंटेज क्या रहता है, किसी और स्टेट में क्या रहता है। कई बार वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भी और कई बार वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से भी है। ऐसे ही फिर कमर्शियल फंक्शंस भी हैं, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके उसके आगे के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ एडवाइजरी एक्टिविटीज भी हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये अपने आप में एक डिपार्टमेंट है जो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत मजबूत कड़ी होती है। आपकी स्टेटमेंट संभालना, कितना आपने इनकम किया, कितना आपने खर्चा किया, बैलेंस शीट मेंटेन करना, आप अगर की कंपनी एक अच्छे लेवल पर है तो आपको जीएसटी टैक्सेस हैं बहुत सारे, उन टैक्सेस को भी पे करना। तो ये सारी बातें फिर ये फाइनेंस और अकाउंटिंग के पार्ट में आ जाती हैं। मार्केटिंग, आपके बिजनेस को मार्केट में कैसे इंप्रूवमेंट देना है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसके लिए आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, एड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केटिंग के लिए। बोर्ड होर्डिंग लग जाते हैं रोड्स पर, या आपके यहाँ कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है मार्केटिंग का जो आपके प्रोडक्ट की बारे में जानकारी देता है और दुकानों तक पहुंचाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके पास एक ऐसे टीम होनी चाहिए एक एम्प्लॉयमेंट की जो आपके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करे। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करते हैं, कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के टाइप के हिसाब से भी एंटरप्रेन्योर्स बदलते हैं, कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ऐसे जो नए विचारों को सपोर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ नए तरीके से करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं इनोवेटिव। फिर है आपका इमिटेटिव। सो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली कॉपी और अडॉप्ट सूटेबल इनोवेशंस, यानी वो जो इनोवेशंस होती है उसके लिए सही लगती है वो उनको कॉपी कर लेते हैं, बाकी वो अपने पुराने बिजनेस के पैटर्न पर ही काम करते हैं। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, तो ये थर्ड टाइप के हैं। सच एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी शाय एंड लेजी, ये शर्माने वाले और बहुत आलसी किस्म के, लिखा हुआ है यहाँ पर। सो दे आर वेरी कॉशियस, यानी वो हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा, यानी कि रिस्क के लिए वो बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे रिस्क लेना है या नहीं लेना है, यानी वो मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं कि मुझे रिस्क से बचना चाहिए। सो दे आर रिजिड, यानी कहा जा सकता है कि वो पहले से फिट है, वो भाई ठीक है मैं जैसे बिजनेस कर रहा हूँ मुझे वैसे ही करना है। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स, तो ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स वो हो गए जो द फोर्थ टाइप ऑफ द ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स हु रिफ्यूज टू कॉपी और यूज अपॉर्चुनिटीज दैट कम देयर वे। दे आर कन्वेंशनल इन देयर अप्रोच, दे आर नॉट रेडी टू मेक चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, यानी वो अपने प्रोडक्शन में या अपने तरीकों में कोई बदलाव करना नहीं चाहते। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जिस तरीके से करते आए हैं वो उसी तरीके से उसको करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर हम बात करें, कोई दुकानदार अगर आज आप सामान लेने जाते हैं तो आप जनरली कहते हैं भैया पेटीएम है क्या, भैया सोच अब मुझे फ़ोन पे करना है या गूगल पे करना है, तो आप सीधे सीधे दुकानदार कई बार ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे नहीं मैं कैश में ही काम करना है मुझे, तो मुझे कैश ही चाहिए। लेकिन कई दुकानदार आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने स्टिकर लगा दिए होंगे कि आइए आप पेटीएम करिए। तो आप देखेंगे अगर एज कंपेयर दोनों में, तो जो कैश के वर्क पर लिमिटेड हो गया, यानी कि वहां पर फैसिलिटीज को कैश तक की थी, उसने कहा कि मुझे केवल कैश के रूप में मनी एक्सेप्ट करनी है, तो वहां उसकी लिमिटेशंस आ गई, यानी वो एक तरीके से रिजिड हो गया। उसने एक्सेप्टेशन को नहीं देखा कि आज मार्केट में इतनी सारी एप्स आ गई हैं जो खुद दुकानदारों को या एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे लेवल के एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, हम इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि रिजिड होना अच्छी बात है, लेकिन हम उन लेवल पे जहां पर हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन नई इनोवेशंस या मार्केट में जो चीजें चल रही हैं उनके हिसाब से भी हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स के टाइप के बारे में पता चल रहा है। इसी तरीके से एक और व्यक्ति हैं ऑर्थर एच कोल, इनके माध्यम से भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स के टाइप हैं। तो ये हैं आपके एम्पेरिकल एंटरप्रेन्योर्स, रेशनल और आपके कॉग्निटिव। द एम्पेरिकल एंटरप्रेन्योर्स हार्डली इंट्रोड्यूसेस एंड फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ थंब। तो ये थंब रूल पर चलने वाले लोग हैं और ये जनरली एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, नई चीजों में विश्वास रखते हैं। रेशनल एंटरप्रेन्योर, द रेशनल एंटरप्रेन्योर इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और जनरली आप अपने बिजनेस को कैसे रन करने वाले हैं। Cognitive, the cognitive entrepreneurs is well informed, draws upon the advice and service of experts। तो इनके पास में पूरी एक टीम होती है, उन सबके साथ में मिलकर के ये काम करते हैं और फिर कोई डिसीजन को ये लेकर के आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है इन लोगों के, तो यहाँ पर बहुत सारे रोल दिखाए हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज,
आपके जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है या अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन है या मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सर्विस है, तो ये लो है, मीडियम है, मीडियम और हाई लेवल पे दिया है। स्मॉल बिजनेस के बारे में बताया कि ये एग्रेरियन कैसे होते हैं, अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे है, मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है इनका, तो यहाँ कुछ कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेटिंग रोल है, एजेंट्स रोल है, तो यहाँ पर कुछ एंटरप्रेन्योर्स के कुछ रोल्स भी बताए गए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एन एंटरप्रेन्योर्स हैज टू कोऑर्डिनेट द वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे कोऑर्डिनेट करना होता है, संबंध बनाने होते हैं। और ऐसे ही एजेंट्स भी हैं कि दे आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, एस्टैब्लिश एंटरप्राइजेज एंड बिल्ड अप इंडस्ट्रीज। इनोवेटर्स रोल, यहाँ पर एक नया रोल भी एक मिल जाता है एंटरप्रेन्योर को कि उसे एक इनोवेटर भी बनना होता है, एक एजेंट भी बनना होता है, कोऑर्डिनेशन भी करना होता है, रिस्क के लिए भी अजम्पशन यानी कि उसको अंदाजा लगाना पड़ता है, इमिटेटिव भी होना पड़ता है, कई बार रिजिड भी होना पड़ता है, कैपिटल इंफॉर्मेशन यानी कैपिटल को कैसे यूज करना है, अमाउंट को कैसे लेकर के चलना है, बैलेंस को भी मेंटेन करना है कि दोनों चीजें मेंटेन भी होती रहें, अपने स्टेटस का भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इतने सारे रोल बता दिए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस का भी देखना है, यानी कि धीरे धीरे एक एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप में, तो यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे रोलों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं उसकी जब उसका लेवल एक बिजनेस का बढ़ना शुरू हो जाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है। फ्री मार्केट इवोल्यूशन, तो फ्री मार्केट इवोल्यूशन एक तरीके से ये हो गया है कि आपको जैसे मार्केट से कोई सामान खरीदने जाना होता था तो आपको पहले मार्केट जाना है, बाइक लेकर जाना है, साइकिल लेकर जाना है या बस से जाना है, फिर आप वहां से सामान लेकर आते थे। तो अब आपके लिए फ्री सर्विस हो गई है। अब आप ऐप पे जाइए और उसी दुकान से आप ऐप के थ्रू सामान खरीद सकते हैं। तो ये है एक फ्री मार्केट इवोल्यूशन, ये एक फंडा है, यानी हम कह सकते हैं कि एक नया तरीका है। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, तो एफिशिएंसी का भी इसमें जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ी है। A successful entrepreneurs tends to adopt an established business and increase their own efficiency. Entrepreneurs can make radical changes and introduce new technologies. नई टेक्नोलॉजी को वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करता है। न्यू मार्केट्स, नई मार्केट बनाता है, जहां पर अभी तक उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है वहां तक भी वो अपने इंडस्ट्री को लेकर जाना चाहता है। अपनी नई वैल्यूज बनाता है अपने बारे में, यानी कि अपनी जो चीजें हैं उसकी, वो उसको एक वैल्यू देने की कोशिश करता है कि जो भाई ये मेरा माल है, ये मैंने चीजें तैयार की हैं और ये मेरी वैल्यू में क्वालिटीज है, तो ये सब चीजें उसकी वैल्यू बनाती हैं। मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भ्रम है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आर बोर्न दैट वे, कि भाई एंटरप्रेन्योर तो वही है जो पहले से जन्म से ही है, मतलब ये मान के चलते हैं कि भाई पैदा ही हुआ था जी, ये तो ऐसे घरों में पैदा हुआ है, बिजनेस में व्यापारियों के पास में, ये तो व्यापारी करना है, बिजनेसमैन ही बनना है। तो ये एक बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास उदाहरण है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है। अगर हम इनकी शुरुआत की स्टोरी अगर हम निकाल के देखते हैं तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये बहुत छोटे लेवल से जिनके पास कुछ नहीं था और फिर वो आज क्या बने हैं। जैसे alibaba.com आता है, चाइना की वेबसाइट्स इनके पास में है, आज बहुत बड़ा इनका लेवल है। कहाँ वो एक रोडों पर से बियर की बोतल्स उठा करके बेचते थे और अब उनका एक लेवल आप देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो अपना माल सेल करते हैं या उनके थ्रू सेल होता है, उनके वेबसाइट्स के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं। तो ये मिथ्स हैं, इस मिथ्स को दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर वो लिखा है कि भाई एक ऐसा मिथ जो पाल के रखा है लोगों ने कि व्यापार केवल वही कर सकता है जो पहले से व्यापार के घर में हो या व्यापार के संबंध से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा नहीं है। ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव ग्रेट आइडियाज, हर किसी के पास ग्रेट आइडिया होता है, ये भी नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज अ गुड आइडिया, तो जैसे ऊपर अभी एक लाइन आई ऑल एंटरप्रेन्योरशिप हैव अ ग्रेट आइडिया, तो मुझे एक मूवी का ध्यान आया। अभी हॉलीवुड में एक मूवी देख रहा था मैं, उसमें मैकडोनल्ड के बारे में बताया। तो मैकडी एक्चुअल में जिनका था कॉन्सेप्ट, वो दोनों जो भाई थे मैकडी, वो बेसिकली उनके आइडिया तो ग्रेट आइडिया था लेकिन वो एक लेवल पे आके स्टॉप हो गया। तभी फिर एक वो थर्ड पर्सन ने, जो मार्केट वाला बंदा था, उसने उनके बिजनेस को अडॉप्ट किया और फिर उसने उस लेवल को उस लेवल पर ले गया कि उन दोनों बंदों को उसने वहीं छोड़ दिया। यानी ओरिजिनल जो मैकडी था वो बंद होना पड़ा। यानी ग्रेट आइडियाज एक स्टार्टअप दिया लेकिन उसके बाद उसके आइडियाज को बंद करके फिर एक नए आइडियाज की ओर लेकर के चला। तो ये यहाँ पर मुझे बात ध्यान आ गई, ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव अ ग्रेट आइडियाज, कि हर किसी के पास ग्रेट आइडिया होता है, ऐसा भी नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज अ गुड आइडिया, गुड आइडिया होना ही क्या अच्छी बात है, केवल इतने से काम चल जाएगा? नहीं। बिजनेसेस आइदर फ्लॉरिश और फेल, भाई बिजनेस जो है फेल ही होते हैं या उसको घाटे में जाना होता है, ऐसा भी लोग सोचते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स टेक लॉट्स ऑफ रिस्क, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, रिस्क लेंगे जितना कहा भी जाता है
मोर रिस्क मोर गेन। जितना ज़्यादा नुकसान उठाने की सोचोगे उतना ज़्यादा फायदे की ओर भी बढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात समझने की ये है कि ये मिथ है, ये एक भ्रम है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं है। आज की डेट में ऐसा है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही कहलाता है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, जो अंदाजा लगाकर रिस्क लेता है। वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, यानी कि यहाँ पर आ गया कि रियल एंटरप्रेन्योर्स थ्राइव ऑन बीइंग ऑन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ लर्निंग। वन मस्ट नो यानी कि हर चीज उसके बारे में पता हो किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बहुत कम बातें भी पता हो सकती हैं, फिर आप धीरे 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 सीखते हैं और फिर अपने बिजनेस में आप पैर पक्का जमा लेते हैं। अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये भी एक मिथ है। बहुत सारे लोगों ने कम पैसों से भी अपने बिजनेस को स्टार्टअप दिया है। बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, कि उद्यम से जुड़ना चाहिए, व्यापार के क्षेत्र में क्या हमें फायदे हैं और कहां पर हमें डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेज ये है कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, एक्साइटमेंट आपकी पूरी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको जब मन करता है जब आप काम करिए, फ्रीडम है, आज़ादी है, रेशनल सैलरी है। सैलरी भी ऐसा है कि कई बार हो सकता है कि आपको बढ़ के भी मिल जाए बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उसमें आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, यानी आपका बिजनेस जितना ग्रो कर रहा है आप उतना कमा रहे हैं। नुकसान की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको संभालना है, कंपटीशन भी आप ही को देखना है, लोनलीनेस अकेलापन भी आपको झेलना है, नो रेगुलर सैलरी, सैलरी रेगुलर नहीं है, बिजनेस चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो आपको सैलरी बढ़िया, यानी कि आपका इनकम रेशियो बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसा भी होता है बिजनेस नहीं चलता है तो फिर आप घाटे में होते हैं, तो उस समय आपको नुकसान भी आप ही को झेलना है। वर्क शेड्यूल कहने के लिए है कि भाई आप फ्रीडम है, आज़ादी है तो आज़ादी, लेकिन आपको अगर आप समझेंगे जब कोई बिजनेस रन करते हैं तो उसमें आपको डबल से ट्रिपल टाइम देना पड़ जाता है, तब भी फिर उस बिजनेस में रिस्क, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कैलकुलेटेड रिस्क आपके जुड़ जाते हैं। व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप को हमें चुनना चाहिए और उसे एज अ करियर हमें लेना चाहिए। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मे अपीयर एज तो एन इम्पल्सिबल प्रोफेशन टू न्यूमरियस यंगस्टर्स। A few people are not even aware that having their very own business or independent work can be a choice. तो आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो इसकी ओर अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो गया है। स्टार्टअप इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, स्किल इंडिया, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे माइंड में एक सेटअप बन रहा है कि हम अपने इंडिविजुअल यानी इंडिपेंडेंटली हम कैसे वर्क करना शुरू करें। सो वाइल देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा गलत नहीं है किसी आप संस्था के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा भी गलत नहीं है कि आप अपने लिए काम करते हैं। अभी आप किसी संस्था के लिए काम करते हैं, वहां से आपको सैलरी मिलती है, फिर आप खुद के लिए भी काम करते हैं, यानी आप एक बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो आप खुद भी काम करते हैं और औरों को भी आप काम देने की कोशिश करते हैं। नर्चर्स डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, तो आपको व्यापार करने की स्किल्स भी आती हैं, क्षमताएं आपकी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अनेबल्स एप्लीकेशंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, यानी हमें जो है एक माइंडसेट भी लेना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरियल बनने के लिए, कि हमारे माइंड में वो सारी चीजें आनी चाहिए कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डेवलप्स द एबिलिटी टू हैंडल फेलियर एंड एम्बिग्विटी, तो हमें जो है फेलियर से या हम किसी डाउनफॉल की ओर अगर जाते हैं तो वहां से हमें संभलने की जो एबिलिटी है वो हमारे अंदर आ जाती है। एक एंटरप्रेन्योरशिप हमें ये सब चीजें सिखाती हैं। एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी बहुत डीप लेवल पर जाकर सोचना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसकी एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। प्रोवाइड्स अर्ली एक्सपोजर टू द रियल वर्ल्ड, और हमें सीधे सीधे संसार से एक लेवल पे, इकोनॉमिकली लेवल पे जुड़ने का मौका मिल जाता है। इंस्पायर टू थिंक अबाउट वंस कैरियर डिफरेंटली, और फिर आप अपने आप को इंस्पायर भी कर सकते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी, कि अब आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन हो रहा है तो आपसे लोग आइडियल हो जाते हैं कि भाई ये देखो ये बिजनेस कैसे रन किया, स्टार्टअप किया। लीड्स टू क्रिएटिंग डिफरेंस इन सोसाइटी, और समाज के अंदर अपना एक डिफरेंस आप पैदा कर लेते हैं। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताई गई हैं।